फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं स्पोकन इंग्लिश वीडियो नंबर 13। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक टॉपिक होगा आर्टिकल्स और दूसरा टॉपिक होगा डिटरमिनर्स। तो इन दोनों टॉपिकों से हर बार किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी वो एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को ध्यान से देखें, सुनें और वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। हमने जो श्रृंखला चला रखी है, सीरीज चला रखी है स्पोकन इंग्लिश, 30 वीडियो में स्पोकन इंग्लिश कंप्लीट करनी है। तो ये अपना 13 नंबर का ये वीडियो है। 12वां वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का ये वीडियो। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का अर्थ होता है लेख, कोई लेख लिखते हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? नाउन से पहले किया जाता है। नाउन क्या होती है? संज्ञा। नाउन का वीडियो भी हमने पहले प्रस्तुत कर दिया है, आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम दें तो इसमें है ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट। तो ऐसा अगर सेंटेंस आ जाए, उसमें आर्टिकल आ गया ए, तो ऐसा सेंटेंस हमेशा क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि यहाँ पर ही इज़ ए, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तब ये राइट होता। इसमें ए आर्टिकल नहीं आता। यह सेंटेंस ए वेरी इंटेलिजेंट ऐसे सही नहीं होता, बल्कि या तो ए मत लगाओ, वेरी इंटेलिजेंट होगा, तब भी ये राइट हो जाएगा। या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें ए आर्टिकल कैसे यूज किया गया है वो इसमें बताया गया है। फिर हम बात करें कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं। मुख्यतः आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित और डेफिनेट मतलब निश्चित। इनडेफिनेट में क्या होता है? किसी अनिश्चित नाउन से पहले ये आते हैं, और ये 2 होते हैं, ए और एन। डेफिनेट मतलब जो निश्चित आर्टिकल होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, और वो एक होता है कौन सा? दे। तो दी, ए एन और दे, इन 3 आर्टिकल का प्रयोग हम आज के वीडियो में इसमें करेंगे। और कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें ए आर्टिकल। इसको हम एग्ज़ाम के माध्यम से भी समझेंगे। सिंगुलर नाउन हो, मतलब एक वचन जो संख्या हो, या फिर उच्चारण करते समय व्यंजन की ध्वनि जहाँ मुंह से निकले, वहाँ पर ए का प्रयोग होता है। जैसे क ख ग, आपने हिंदी में पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन। तो ए आ वाले स्वर होते हैं और क ख ग वाले व्यंजन होते हैं। तो जहाँ पर क ख ग ये ध्वनि निकलती हैं, वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, और वहाँ ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ए डॉग, तो इसमें डे की ध्वनि निकल रही है। डे क्या है? व्यंजन है। अब आप देखोगे इसमें यू है, तो आप ये समझ गए होंगे कि ए ई आई ओ यू, इनसे पहले तो एन लगता है। मगर हम ये देखें उच्चारण में क्या आ रहा है, तो यहाँ उच्चारण में ये आ रहा है, यूनियन होगा ये। तो ये उच्चारण में आएगा जो क्या है? व्यंजन है। तो इससे पहले ए लगेगा, ना कि एन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ए हाउस, इसमें है आ रहा है, तो ये इसमें ए आर्टिकल प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार आप उसका उच्चारण करके देखें, और जहाँ पर व्यंजन का उच्चारण हो रहा है वहाँ पर आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। फिर हम बात करें एन आर्टिकल। एन आर्टिकल भी क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन होती है, उसका उच्चारण करने पर स्वर की ध्वनि निकलेगी। जहाँ पर स्वर की ध्वनि निकलेगी वहाँ एन का प्रयोग होगा। जैसे कि एन एम ए, तो यहाँ आप समझोगे ये तो मैं है, मैं की ध्वनि यहाँ नहीं निकल रही, यहाँ एम, ए और मैं ऐसे ध्वनि निकल रही है, ए की ध्वनि यहाँ निकल रही है। तो ए आपने देखा होगा क्या है? स्वर है। तो आपने वो वोवल्स तो पढ़े होंगे, तो इसमें ये क्या है? स्वर है। तो एन एम ए हो गया।
फिर यहाँ आप देखोगे एच है, ये तो व्यंजन है, तो ये एच यहाँ साइलेंट रहता है। एन आवर बोला जाएगा, तो यहाँ ए की ध्वनि इसमें निकल रही है, तो ये भी क्या हो गया, स्वर हो गया, तो एन का प्रयोग होगा। यहाँ आप सोचोगे फै की ध्वनि निकल रही है, मगर फै नहीं, ये एफ होगा, ए फै, तो यहाँ ए की ध्वनि निकल रही है तो एन लगेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कहाँ पर ए आर्टिकल आएगा और कहाँ पर एन आर्टिकल आएगा। तो इनडेफिनेट जो आर्टिकल है उसमें ए और एन का प्रयोग आपने देख लिया और समझ लिया। अब चलते हैं हम डेफिनेट जो आर्टिकल है दे, तो दे में बात करते हैं। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, कोई भी रिलीजन की बुक हो, या कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो, या कोई भी सी हो, कोई भी ओशियन हो, कोई भी रिवर हो, कोई भी कैनाल हो, कोई भी रेगिस्तान हो, कोई भी द्वीप समूह हो, या फिर कोई भी पर्वत श्रृंखला हो, इन सभी के नामों से पहले हमेशा दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे दी आर्टिकल कहाँ लगेगा। जैसे कि हम बात करें दी रामायण, तो ये धार्मिक ग्रंथ है रामायण, दी का प्रयोग हो गया। दी राजस्थान पत्रिका, ये न्यूज़पेपर हो गया। दी रेड फोर्ट, ये हिस्टोरिकल प्लेस हो गया। दी इंडियन ओशियन, ये महासागर हो गया। दी गंगा, ये रिवर हो गया। दी पनामा कैनाल, ये नहर हो गया। दी थार, रेगिस्तान हो गया। दी हिमालय, पर्वत हो गया। तो सभी से पहले दी का प्रयोग हमने देखा है। फिर इसमें एक नोट और दिया गया है, ये नोट भी आपको खास करके ध्यान में रखना है। इस नोट में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि दी गंगा रिवर, ऐसा अगर आ जाए तो वो रॉन्ग होगा। आर्टिकल के साथ रिवर नहीं आएगा, या तो दी गंगा उसको बोलो या फिर गंगा रिवर उसको बोलो, ये दोनों सही है। अगर गंगा रिवर बोलोगे तो दे नहीं लगाना है, अगर दे लगाओगे तो आपको रिवर हटाना पड़ेगा, तब ये सही होगा। इसी प्रकार हम देखें इलाहाबाद ऑन दी यमुना, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इसमें भी क्या नहीं आएगा, दी नहीं आएगा। इलाहाबाद ऑन यमुना ऐसे होता तब ये सेंटेंस सही हो जाता। तो ये नोट आपको खास करके ध्यान में रखने हैं। फिर हम आगे चलते हैं दी आर्टिकल में। इसमें दिया गया है हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, कोई भी डायरेक्शन हो, दिशा हो, यूनिवर्सल बॉडी, शाश्वत सत्य, शरीर के अंग, राजनीतिक दल, सरकार का कोई भी अंग, सुपरलेटिव डिग्री या सिंगुलर नाउन जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, इन सभी से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे कि द इंडियन एयरलाइन, द पूजा एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, द ईस्ट डायरेक्शन है, द सन यूनिवर्सल बॉडी है, द आर्म ये अपने शरीर का अंग है, द बीजेपी ये पॉलिटिकल दल है, द आर्मी ये सरकार का अंग है, द बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, द लॉयन इज ए वाइल्ड एनिमल, तो इसमें भी लॉयन से पहले दे का प्रयोग किया गया क्योंकि ये पूरी जाति का बोध यहाँ पर करवा रहा है। तो आपने देख लिया कहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखें म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होने पर तो दे का प्रयोग होगा। हम उसको काम में ले रहे हैं तब तो दे लगेगा। अगर उसको काम में नहीं ले रहे, वो पड़े हैं, तब क्या लगेगा, वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि हम देखें ही इज़ प्लेइंग ढोलक, मतलब वो ढोलक बजा रहा है, तो वो काम में ले रहा है, तो यहाँ ही इज़ प्लेइंग ढोलक। फिर हम बात करें आई बॉट ए वायलन, मतलब उसने एक वायलन खरीदा। तो यूज जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर दे का प्रयोग, और जहाँ पर यूज नहीं हो रहा वहाँ पर दे का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ही इज़ प्लेइंग दे ढोलक, तो ये दे ढोलक होता। आगे का है देश के सभी नागरिकों, ओरिजिनल नंबर, संस्थान या फिर आयोग, प्रॉपर नाउन, इन सभी से पहले एडजेक्टिव मतलब विशेषण होने पर दी का प्रयोग होता है। जैसे कि द इंडियंस, द फर्स्ट टू, द SBI, द इमोर्टल भगत सिंह, तो इन सभी से पहले द आर्टिकल का प्रयोग आपने देखा है। अब हम आगे बात करें, कोई भी अगर आविष्कार की बात हो रही हो तब तो द का प्रयोग होगा, अन्यथा दे नहीं लगेगा। जैसे कि बाय होम वाज द टेलीविज़न इन्वेंटेड, तो यहाँ दे का प्रयोग हुआ है। और
ये आविष्कार की बात हो रही है। अगर आविष्कार कर लिया है और उस चीज़ को हम काम में ले रहे हैं तब दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई बॉट ए कार येस्टरडे, तो उस कार को हम काम में ले रहे हैं, चला रहे हैं, तो यहाँ पर दी आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर आगे हम बात करें प्रॉपर नाउन के अलावा, अगला कोई भी प्रॉपर नाउन के अलावा अगर और कोई नाउन है और वो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, वोज, होम, विच, दैट इनके साथ आ रहा है तो जो नाउन होगा उससे पहले दी का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जो भी नाउन होगा उससे पहले दी लगेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखें, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, तो यहाँ आपने देखा होगा हु का प्रयोग हुआ है, तो हु से पहले नाउन आया है मैन, तो मैन से पहले आप देखोगे दी का प्रयोग इसमें होगा। तो ये इसमें इस नियम में ये बताया गया है। अब हम चलते हैं आगे के नियम में। आगे बताया गया है कि दो एडजेक्टिव या फिर दो में से किसी एक का चयन करना, दो होंगे या फिर दो में से आपको एक चुनना होगा। कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि दी रिचर पीपल आर दी पुअरर दे आर, तो ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हम देखें, शी इज टॉलर ऑफ बोथ दे सिस्टर्स, तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ तक तो बात हो गई तीनों आर्टिकल्स की, ए, एन और दी। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, मतलब नो यूज ऑफ आर्टिकल। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन सभी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, गोल्ड मटेरियल नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सुनील प्रॉपर नाउन है। तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। इनसे पहले अगर आर्टिकल यूज किया गया है तो वो रॉन्ग होगा। अगला नियम है, कोई भी खेल हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी पर्वत शिखर हो, इनके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे कि खेल है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, या फिर लैंग्वेज भाषाएं हैं हिंदी, इंग्लिश, कोई भी है, पर्वत शिखर है माउंट आबू, एवरेस्ट, इन सभी से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला नियम क्या कहता है कि नाउन और एडजेक्टिव अगर इनसे पहले पसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पसेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, ऐसे अगर कोई भी आ जाता है तो वहाँ भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। जैसे गगन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ माई पसेसिव एडजेक्टिव आ गया है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला रूल क्या कहता है, नाउन के साथ अगर प्रीपोजिशन जुड़ी है फिर दोबारा सेम नाउन आया है, मतलब जो पहले वाला नाउन है वही नाउन दोबारा आया है, तो ऐसा अगर सेंटेंस में आ गया है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे बुक ऑन बुक, तो बुक भी नाउन, ये भी नाउन, और ये बीच में प्रीपोजिशन है, तो दोनों सेम नाउन आ गए तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बॉय आफ्टर बॉय, दोनों सेम नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। फिर हम अगले नियम की ओर चलते हैं। अगले नियम में बताया गया है कि कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी ऋतु हो, किसी का भी कोई रिलेशन हो, कोई भी कलर हो, कोई भी डिजीज हो, इनसे पूर्व कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कि महीने का नाम है मई, कोई आर्टिकल नहीं। समर ये सीजन है, मदर ये संबंध बता रहा है, रेड कलर बता रहा है, कैंसर बीमारी है, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जहाँ पर यूज है वो इनकरेक्ट है। अगला नियम है, भोजन के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर भोजन के साथ एडजेक्टिव जुड़ा है तब आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे कि ब्रेकफास्ट, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी इसमें एडजेक्टिव नहीं जुड़ा है। मगर यहाँ देखें ब्रेकफास्ट से पहले हैवी जुड़ा है। हैवी क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, ब्रेकफास्ट की विशेषता बता रहा है, तो उससे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग इसमें हो जाएगा। फिर हम अगले रूल की बात करें तो अगला रूल है, कोई भी स्कूल हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी टेम्पल हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी चर्च हो, जेल हो, हॉस्पिटल हो, इन सभी
को अगर प्राइमरी पर्पज़ में हम यूज कर रहे हैं तब तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर इनको हम सेकेंडरी पर्पज़ के रूप में यूज करेंगे तब द आर्टिकल का प्रयोग इसमें किया जाएगा। हम दोनों के सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है प्राइमरी पर्पज़ का। इसमें दिया गया स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आया क्योंकि ये प्राइमरी पर्पज़ में ये सेंटेंस यूज हुआ है। फिर हम देखें सेकेंडरी पर्पज़। इसमें है आई वेंट टू द स्कूल टू सी द मैच। तो यहाँ स्कूल से पहले द आर्टिकल लगा क्योंकि यहाँ सेकेंडरी पर्पज़ अपने पास आ रहा है, इसलिए यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो ये तो आर्टिकल वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम डिटरमिनर्स मतलब जो निर्धारक हैं वो देखने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन है दोज वर्ड्स विच डिटरमाइन टू ए नाउन आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। यह हमेशा एडजेक्टिव, यह क्या होता है, एडजेक्टिव का ही एक भाग माना जाता है। क्या? डिटरमिनर्स। इसमें हम बात करें सबसे पहले लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। इन्हीं की तरह सेम है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो अर्थ सेम है, लिटिल और फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू, द लिटिल, दे फ्यू, ये सेम है, मगर आपको देखना है सिंगुलर और प्लूरल। इन दोनों में आपको अंतर करके इनको यूज करना है। सबसे पहले हम देखें लिटिल और फ्यू के बारे में। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? लिटिल का अर्थ तो होता है बिल्कुल कम और फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों देख लेते हैं। पहला है शी बोट फ्यू बुक्स सो शी फेल्ड। तो यहाँ न के बराबर यूज हो रहा है, फ्यू मतलब न के बराबर। फिर हम देखें लिटिल का, आई हैव लिटिल टाइम टू प्ले, मतलब बिल्कुल कम समय के लिए वो खेला है। तो यहाँ हमने लिटिल और फ्यू के एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हम चलते हैं ए लिटिल, ए फ्यू में। इन दोनों का ये अर्थ होता है कम लेकिन पर्याप्त होना। तो दोनों का ऊपर भी लिटिल और फ्यू का एक ही अर्थ है दोनों का, और यहाँ भी ए लिटिल, ए फ्यू दोनों का एक ही अर्थ है, कम लेकिन पर्याप्त होना। फिर हम बात करें अगर ए लिटिल या ए फ्यू आ जाए, अगर उनकी जगह हम सम लगा देंगे तब भी वो सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। या फिर अगर सम है उसकी जगह हम ए लिटिल या ए फ्यू यूज करेंगे तो भी सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेंटेंस करेक्ट रहेगा। तो सम और ए लिटिल, ए फ्यू क्या है? इक्वल है, बराबर है, किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम ए लिटिल और ए फ्यू के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है आई गोट टायर्ड सो ड्रिंक ए लिटिल वाटर। तो यहाँ ए लिटिल डिटरमिनर का प्रयोग किया गया है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें आई वेंट टू बाई ए फ्यू बुक्स। तो इसमें कम लेकिन पर्याप्त के मात्रा में इन दोनों का प्रयोग हमने देखा है। मतलब इनको तो हम गणना कर सकते हैं बुक्स की, वाटर की गणना नहीं की जा सकती। इस प्रकार भी आप इसको समझ सकते हैं लिटिल और फ्यू को। फिर हम चलते हैं द लिटिल और द फ्यू। इन दोनों का अर्थ होता है कम लेकिन सब समाप्त। दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे रोहन गेव मी द फ्यू बुक्स ही हैड। तो यहाँ द फ्यू का आ गया। फिर हम देखें अगला एग्जाम्पल शी डोनेटेड द लिटिल मनी शी हैड। तो यहाँ बुक्स के साथ संख्यावाचक के साथ आया है, यहाँ मनी के साथ द लिटिल का प्रयोग हमने देखा है। अब हम अगला डिटरमिनर्स जो है वो है ईच एवरी। इन दोनों का ये अर्थ क्या है? ईच एवरी मतलब संख्या दो हो। इन सभी ईच या एवरी में संख्या कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। ईच में तो संख्या दो होनी चाहिए, एवरी में डेफिनेट हो नहीं, इसमें सॉरी, अगर डेफिनेट हो मतलब निश्चित हो तब तो ईच का प्रयोग होगा। दो संख्या अगर निश्चित हो तब तो ईच का प्रयोग होगा, और अगर दो से ज़्यादा है, इंडेफिनेट है मतलब अनिश्चित है वो संख्या, तो एवरी का प्रयोग होगा। तो आप समझ गए होंगे अनिश्चित के लिए एवरी और निश्चित के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही क्या है? संख्यावाचक है। यहाँ हम दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बताया गया है ईच, सोनू, मोनू एंड टोनी।
इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ आप देखोगे 3 नाउन है, सोनू, मोनू और टोनी। तो इनके हिसाब से यहाँ प्लूरल होना चाहिए, मगर यहाँ क्या है, सिंगुलर के रूप में ये प्रकट हो रहा है। तो इज प्रयोग होगा तो यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एवरी की हम बात करें, एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ एवरी प्रत्येक स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ भी हम देखें इज का प्रयोग किया जा रहा है। फिर नोट में हम देखें तो नोट में क्या होता है, एवरी के बाद में प्लूरल नंबर हो तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, एवरी के बाद में अगर प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यहाँ सिंगुलर है स्टूडेंट, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। एवरी 50 स्टूडेंट्स हैज़ टू गो देयर। तो अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, एवरी 50 स्टूडेंट के साथ हैज़ दिया है, तो यहाँ ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो प्लूरल वर्ब क्या होगी, हैव होगी। तो हैज़ की जगह हैव होता तब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम आगे बात करें, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट, एक्सेप्शन, नियरली, इन सभी के बाद में केवल एवरी का ही प्रयोग होता है, ना कि ईच का। तो इन ऐसे शब्द जहाँ आ जाएं उनके बाद में हमेशा आपको एवरी का प्रयोग करना है, ईच का प्रयोग नहीं करना है। तो आप ये शब्द बिल्कुल याद रखें, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगला नियम है, बिटवीन के बाद में अगर ईच एवरी दिया गया है तो इनका प्रयोग कभी नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, द मैच वाज प्लेड बिटवीन गर्ल एंड बॉय। तो ऐसा यह सेंटेंस सही होता, अगर ईच गर्ल ईच बॉय ऐसे आ जाता तब यह सेंटेंस गलत होता। तो ईच एवरी के साथ बिटवीन दिया है तो ईच एवरी उसके साथ कभी नहीं आएंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला है मनी मच। यहाँ हम देखें, मनी संख्या बता रहा है और मच मात्रा बताएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन को अधिकतम दिखाने या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अधिक दिखाने के लिए मैनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मैनी मच का प्रयोग आपने देखा होगा। फिर हम देखें, मैनी संख्यावाचक है, इसमें ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। मच में हम मात्रा में देखें तो ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, इस रूप में हम इसको प्रयोग में लेते हैं। फिर हम देखें मैनी मच दोनों ही अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट से पहले ये प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो मच मैनी जो है ये कौन कौन से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त नहीं होते, ये इसमें बताया गया है। फिर हम एग्जांपल देखते हैं मनी और मच का। पहले मच का एग्जांपल देखते हैं, शी कांट ड्रिंक मच मिल्क एट वंस। तो यहाँ मिल्क आया है, मिल्क क्वांटिटी मात्रा बता रहा है। मैनी का प्रयोग देखिए, मैनी बॉयज़, तो यहाँ संख्या काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ गणनावाचक संज्ञा है, इसके साथ में ये मैनी का प्रयोग हुआ है। मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कहाँ पर मैनी लगेगा, कहाँ पर मच लगेगा। फिर हम आगे बात करें, मैनी के स्थान पर हम ए लॉट ऑफ भी लिख सकते हैं, या फिर लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं, या फिर ए गुड नंबर ऑफ लिख सकते हैं, या फिर गुड नंबर्स ऑफ लिख सकते हैं, या फिर ए ग्रेट नंबर ऑफ लिख सकते हैं, या फिर ग्रेट नंबर्स ऑफ लिख सकते हैं, या फिर लार्ज नंबर ऑफ ये प्रयोग कर सकते हैं। तो मनी के जगह आप इनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। अगर आपने ए लॉट्स ऑफ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ए लॉट ऑफ होगा। अगर लॉट्स लिख रहे हो तब आपको ए नहीं लगाना है। ऐसे ही गुड नंबर है तो ए लगाना है, अगर नंबर्स है तब आपको ए नहीं लगाना है। ग्रेट नंबर है तो आपको ए लगाना है, अगर नंबर्स है प्लूरल है तो आपको ए नहीं लगाना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें मच। मच की जगह पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए लॉट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस में अगर ऐसे आ जाएं तो वो मच की जगह पर प्रयुक्त हुए हैं, तो आप उनको इनकरेक्ट ना समझकर करेक्ट समझें। तो ये आपके लिए बहुत ही खास है, आपको याद रखना है। फिर हम आगे बात करें ऑल और बोथ डिटर्मिनर्स की। इनका अर्थ क्या है,
ऑल का अर्थ है दो से ज़्यादा और बोथ का अर्थ है केवल दो के लिए। ऑल में तो सभी आ जाएंगे और बोथ में संख्या सीमित होगी केवल दो के लिए, तो इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। ऑल द स्टूडेंट्स मतलब दो से अधिक बच्चे हो गए, आर गुड मतलब सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे हैं। तो इसमें हम देखें सब्जेक्ट वर्ब ऑफ से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। बोथ का एग्जाम्पल देखें। बोथ व्हील्स वर बैड मतलब दोनों जो टायर हैं गाड़ी के वो खराब है, तो यहाँ बोथ के साथ प्लूरल नाउन हो या फिर बोथ ऑफ दी का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ बोथ प्लूरल नाउन तो इसी में दी गई है, अगर हम बोथ ऑफ दी करें तब भी ये सेंटेंस बन जाता है, मगर वहाँ प्लूरल नाउन नहीं होगी, बोथ ऑफ दी लिख कर हम उसको कर सकते हैं। फिर हम देखें लास्ट डिटर्मिनर्स जो है वो है सम एनी। इसमें हम बात करें सम एनी में क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम का प्रयोग किया जाएगा। मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, उन सभी से पहले सम यूज होगा। और क्या बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस या इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस है उनमें सम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, कुड यू गिव मी सम मनी प्लीज़, तो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो इसमें सम का प्रयोग हमने देख लिया। फिर हम एनी के बारे में देखें तो एनी में क्या होगा, एनी में होगा सिंगुलर काउंटेबल या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, इन सभी से पहले एनी डिटर्मिनर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ शब्द हैं उनके साथ हमेशा एनी का प्रयोग किया जाएगा। नेवर आ जाए, नीदर आ जाए, नोर आ जाए, हार्डली आ जाए, विदाउट, बियॉन्ड, अनटिल, अनलेस, इफ, वेदर, इनमें से, इन सभी के साथ हमेशा एनी डिटर्मिनर्स का प्रयोग किया जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एनी का। एनी का एग्जाम्पल है हिज ऑनेस्ट इज बियॉन्ड एनी डाउट, तो यहाँ एनी का प्रयोग इसमें किया गया है। फिर हम देखें लास्ट अपना जो डिटर्मिनर्स है वो है सेवरल और वेरियस। इन दोनों का ही अर्थ होता है अनेक, मगर सेवरल में क्या होता है, एक ही तरह की संख्या होगी और वो क्या होगी, सीमित होगी। मतलब जो भी चीज़ है वो एक ही तरह की होगी और वो क्या होगी, सीमित होगी। और वेरियस में क्या है, वो असीमित होगी, मतलब संख्या में वो ज़्यादा होंगी। दोनों में प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, प्लूरल नाउन दोनों में आएगा। दोनों के एग्जाम्पल हम देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आई हैव वेरियस बुक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ प्लूरल नाउन आ गया बुक्स, उससे पहले वेरियस आ गया, तो यहाँ फिजिक्स और मैथ दो तरह के सब्जेक्ट आ गए, मतलब असीमित आ गए, तो यहाँ वेरियस आया है। अगर एक ही सब्जेक्ट आता तब वहाँ पर सेवरल आ जाता। दूसरा एग्जांपल है आई हैव सेवरल बुक्स ऑफ फिजिक्स, तो यहाँ वो प्लूरल काउंटेबल नाउन तो बुक्स है ही है, इसके साथ सेवरल आया है। यहाँ पर एक ही बुक की बात हो रही है तो यहाँ सेवरल आ गया, सीमित आ गया, और यहाँ दो बुक हो गई मतलब असीमित हो गई, तो यहाँ वेरियस आ गया। तो इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।